सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जैव प्रक्रम वाला, इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है और मैं इसे पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम वाला, ये चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर हम मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग का वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम लोग सिर्फ वो श्वसन के बारे में समझे थे। उसके बाद हमें पढ़ना था कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वही स्टार्ट करने वाले हैं। रोज की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ काम की बातें जान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जब लेक्चर को देखने जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे, एक अच्छी जगह पे बैठकर आराम से, अगर मेज और चेयर हो तो वो और ज्यादा बेटर है, उस पे बैठ के अपना जो नोटबुक है, जो बुक है, जो किताब है, पेन वगैरह है, सब एक साथ लेके बैठे और उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को लेक्चर को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को नींद भी ना आए और आसानी से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए और हर एक टॉपिक समझ में आए। जब हम लेक्चर को बिना पर्टिकुलर जगह बैठे हुए हम अगर लेट के देखते हैं या वैसे ही देखते हैं तो हमें नींद आने लगती है। फिर हमारा जो माइंड है वो हट जाता है और फिर हमें टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता। इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके, नोटबुक लेके एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे और आराम से अपने फोन का जो भी नोटिफिकेशन है सब नोटिफिकेशन बंद कर दे, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर हो सके तो डू नॉट डिस्टर्ब फोन डाल दें। ठीक है? तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लेक्चर को करना है। अब हम लोग एक बेहतरीन शायरी के साथ, फुल एनर्जी के साथ हम लोग चैप्टर को लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है? तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाए। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर को। तो आप लोग तैयार हैं शादी के लिए? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों में अपनी निगाहों में रखो, अपने सपने को अपनी निगाहों में रखो। ऐसी शायरी के साथ हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जय प्रकरम, जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स तो बनाए। ये नोट्स तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल इजी जुबान में है, अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और आसानी में इसे याद भी हो जाए। ठीक है? तो चलिए हम लोग श्वसन मार्ग को शुरू करते हैं कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। देखो, ये जो श्वसन मार्ग है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम वायु को अपने अंदर ऑक्सीजन, जब वायु में ऑक्सीजन जो होते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, तो जिस जिस रास्ते से, जिस जिस मार्ग से वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, हमारे बॉडी की हर एक पार्ट तक पहुंचती है ऑक्सीजन, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। तो हाँ, वही लिखे हैं हम। जब हम श्वसन करते हैं तो वायु जिस जिस मार्ग से अब हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग कौन कौन सा श्वसन मार्ग होता है, किस किस मार्ग के जरिए वो
ऑक्सीजन या वायु हमारे लंग्स तक, हमारे बॉडी के अनेक पार्ट तक पहुंचती है, उसके बारे में जानते हैं। सो श्वसन हमारा लिंग पाया है कि सबसे पहले जो है वो नासा छिद्र है, नासा द्वार है, नाक है। इन तीनों को, तीनों जो है वो एक ही है। हम तीनों को, हम एक ही चीज को तीन नाम से जानते हैं, वो जो हमारी नाक है, जो यहाँ पे हम लोगों के पास दो छेद जो है, छिद्र है, इसे ही हम लोग बोलते हैं नासा छिद्र या नासा द्वार या नाक। ठीक है। इसी के जरिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है नासा कपाल। अब नासा कपाल क्या होता है? देखो, ये नासा कपाल है, ये जो एरिया है, जो नाक का छेद है, उसके बाद जो ये कड़ा वाला एरिया है, जो पतला है, इसी को हम लोग बोलते हैं नासा कपाल। जो मैं चश्मा देखो यहाँ पे है, ये जो है यही है, यही जो है ये नासा कपाल है। ठीक है। जो नासा कपाल जो है, जो नासा कपाल में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ये जो नासा नसा पर वो है कपाल, इसमें जो है वो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। इस म्यूकस में जब हम, ये हमारे जो है वो जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वायु में बहुत सारे जो है वो प्रदूषण होते हैं, जो भी छोटे छोटे पदार्थ कण होते हैं, जो हमारे लंग्स को डिफेक्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए हमारे जो है नासा कपाल में एक क्या बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो हमारे धूल कण को जो नाकों में जाने से बचाता है। बाद में हम लोग नाक को साफ करते हैं, वो धूल ही जमा होता है। ठीक है। तो नासा कपाल में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग म्यूकस करते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस करते हैं। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आता है, जो धूल कण को चिपका लेता है। मैंने बताया कि जो हमारे वायु में जो धूल कण वो मिली होती है, उसको हमारे लंग्स में जाने से बचाता है, ये क्या, म्यूकस, जिस जो चिपचिपा पदार्थ होता है। अब तीसरा जो है वो है ग्रसनी, जिसको हम हलक बोलते हैं। ये जो हलक है, यही ग्रसनी है। चौथा जो है वो है स्वर तंत्र, तो जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, आवाज आती है, वो वो भी हमारे जो है श्वसन मार्ग का हिस्सा है, जिसे हम लोग श्वसन स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं। और जो पांचवा है वो है सांस नली, इसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, जो है सांस नली अंदर गई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, सांस नली बोलते हैं। अब जो छठा है वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इसे बोलते हैं। एंड में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, तीनों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार बता दूं। मैं बुक में बता दूंगा, फिर फिगर बना के बता दूंगा। ये जो 10वां है, ये ब्लड है। ब्लड तो जानती है, रक्त। इसके बाद जो है वो हमारा जो है ऑक्सीजन, वो रक्त में पहुंचता है। रक्त से जो है वो सेल में, कोशिकाओं में पहुंचता है। और फिर उसके बाद कोशिकाओं से हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। फिर वहां से सप्लाई होती है। ठीक है। ये जो है ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलाई है, उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। बुक में आप लोगों को फिगर बता के फिर दिखाता हूँ। ये आप लोग नोट करें, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साफ कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा साफ करूंगा। ये जो है, ये जो है, ये हमारा क्या हुआ, ट्रैकिया हो गया। ये दोनों लंग्स है, क्या है, लंग्स है ये दोनों।
ये हमारा जो है वो ट्रैकिया है, जिसे हम लोग श्वास नली बोलते हैं ये। अब ये जो ट्रैकिया है, ये जब हमारे लंग्स में आता है तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये जो है ये कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकी। ये जो है ये यहाँ पे एक है तो इसे हम लोग ब्रोंकी बोलेंगे। जब कई ब्रांच हो जाती है उसको हम ब्रोंक्यूल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल से बोलते हैं। और जो एल्वोलाई है इसे हम लोग एल्वोलाई जो है इसमें कुछ गुच्छे टाइप होता है जिसे हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। अब हम बुक में बताते हैं, देखो बुक में यही है हमारा ये जो लंग्स है, दोनों लंग्स, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हुई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो ब्रोंकाई है वो कई भागों में फिर डिवाइड होगी है, कई ब्रांच उसमें से निकलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल से बोलते हैं। ब्रोंकियोल से में जो ये देखो ये यहाँ पे ये एक आई ट्रैकिया, ये ट्रैकिया ऐसे ट्रैकिया आई, फिर वो जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई लेफ्ट लंग्स में, एक राइट लंग्स में। ये जो है ये हमारे अगर हम ऐसे बात करते हैं तो ये मेरा राइट है, राइट लंग्स का ये दिखाया हुआ है। तो जो ये राइट लंग्स है ये टैकिया आई, फिर टैकिया दो भागों में डिवाइड हुई, ये हो गई एल्वोलाई, वो क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जो है वो यहाँ से दो भागों में विभाजित हुई है, दो ब्रांच इसके निकली है, ये हो गया ब्रंकियोल्स। और ये जो गुच्छे टाइप बैलून टाइप फुला हुआ है इसी को हम बोलते हैं एल्वोलाई। इसी में जो वायु है वो वायु जाती है, ये हो गई एल्वोलाई। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब ब्रोंकी किसे कहते हैं, ब्रोंकियोल्स किसे कहते हैं, और एल्वोलाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना के वहां पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है और एल्वोलाई क्या है, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट है, आप मेरे व्हाट्सएप पे या जो है क्या बोलते हैं वेबसाइट है, जीमेल है या इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी आप मैसेज करिएगा, कहिएगा कि मुझे चैप्टर बताइएगा और लेक्चर बताइएगा, मुझे इस लेक्चर का नोट्स चाहिए अर्थशास्त्र का, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आई, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ये फिगर अभी बनाइए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप फिगर बना लीजिए, बुक में भी है, बुक में से देख के बना लीजिएगा, तो वहां पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है और एल्वोलाई क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग फिगर बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, और जो फिगर मैंने बताया था वो अच्छी तरह से फिगर बना के वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया होगा कि क्या बोलते हैं, एल्वोलाई क्या है और ब्रोंकी क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्प जो है वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक होता है उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जी अंग होता है, जो हमारे बॉडी के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, उसी को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और जो अंग होता है उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उत्सर्जी अंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो होता है, उत्सर्जन तंत्र जो है वो हमारे बॉडी के अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन में जो है वो हमारे जो किडनी होती है, जो वृक्क होता है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हम पेशाब करते हैं उसका फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट किडनी के द्वारा ही होता है, ठीक है। और हमारा जो रक्त जो हमारा ब्लड है जिसका
फिल्ट्रेशन होता है वो भी किडनी के द्वारा ही होता है। तो हमारे अगर किसी इंसान की किडनी जो है, किडनी हमारे पास 2 किडनी होती है। अगर किसी इंसान के पास 2 किडनी अगर एक खराब हो जाए, एक किडनी जो है वो काम करती रहेगी और वो इंसान जो है वो जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाएगी, दोनों वृक्क खराब हो जाएगा, उसी वक्त उसका जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब उसकी बॉडी में जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो जो भी शुद्ध ब्लड है, जो भी अशुद्ध ब्लड है, दोनों एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं और हमारी जो है जो वैसे जो नस होती है वो फट भी सकती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वृक्क की तरफ से। हम लोग किडनी कहते हैं, इसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं। जो किडनी होती है वो हमारे पास 2 किडनियां होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, किडनियां हमारे पास 2 होती है। इसका जो कलर होता है वो मरून कलर का होता है और ये सेम के बीच के आकार की होती है। आप इसे पढ़ा लीजिएगा कि ये इसका कलर जो है वो मरून टाइप होता है और ये इसकी जो आप इसकी जो समस्या है, जो आकृति है, वो सेम के बीच की तरह होती है। और इसका जो वजन होता है, जो भार होता है, वो 140 ग्राम होता है। वही चीज इसमें बताई गई है। और जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन की संख्या जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास होती है। तो उसी के बारे में मैंने बताया है कि किडनी के बारे में, किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करना होता है, छानना होता है। और दूसरा मुख्य कार्य जो है वो मूत्र को का निर्माण करना होता है, हमारे जो पेशाब है उसका फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में करते हैं। मनुष्य के विधिक की संख्या 2 होती है। मैंने बताया कि 2 संख्या होती है। इसकी जो संख्या है वो 6 के 20 की तरह कुछ प्रकार होती है। कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, यहीं से मैं अभी इसको साफ करने के बाद मैं फिगर बना लूंगा। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, सॉरी, मनुष्य में विकिरण की संख्या 2 होती है। उसका मुख्य कार्य रक्त को छानना तथा मूत्र का निर्माण करना है। मैंने भी बताया कि इसका मुख्य कार्य क्या है। हमारे जो भी ब्लड, जो भी अशुद्ध ब्लड है, जो भी ब्लड आता है, तो उसको फिल्ट्रेशन करना है, उसको छानना है। और दूसरा जो मुख्य कार्य जो है वो मूत्र का निर्माण करना है। विधिक का भार लगभग 140 ग्राम होता है। मैंने बताया कि जो हमारा किडनी है, जो किडनी है उसका जो वजन है, जो वेट है वो 40 ग्राम होता है। वैदिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। हमारे बॉडी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं। आप सब आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि हमारे बॉडी की जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या आवर लाइफ। ठीक है, नेफ्रॉन। देखो इसमें जो है, जो किडनी है इसमें कुछ इस प्रकार का संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ इसी प्रकार की संरचना होती है। जैसे कुछ इसी प्रकार संरचना होती है हमारी किडनी के अंदर, उसी को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। इसकी संख्या जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख होती है। अब हम लोग बात करते हैं शिरा की। शिरा धमनी, शिरा और धमनी, यह एक प्रकार की रक्त वाहिनी है। इस ये जो है वो रक्त वाहिनी है। इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। जो शिरा है इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें जो है वो O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लो होती है। लेकिन अगर आप CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, जब अशुद्ध रक्त है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो शिरा जो है ये एक प्रकार की रक्त वाहिनी है और इसमें जो है वो अशुद्ध रक्त प्रवाह करता है, बहता है। और इसमें जो O2 की मात्रा जो होती है वो कम होती है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी शिरा की। तो ये पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है
जिसमें जो है वो शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। इसमें जो है वो शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। जब शुद्ध रक्त प्रवाह करेगा, जब शुद्ध रक्त होगा, तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम होगी। देखो, जब हम इस तरह का निशान लगाते हैं, इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, अब ज्यादा है। और जब मैं नीचे डाउन करके जिद लगाऊंगा, इसका मतलब कम है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो और O2 की मात्रा इसमें शीरा में कम है और CO2 की ज्यादा है, और इसमें जो है O2 की ज्यादा है, CO2 की कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धमनी की। यह भी एक प्रकार की रक्त वाहिनी है। इसके अंदर जो है वो शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, शुद्ध रक्त बहता है। जब शुद्ध रक्त होगा तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ठीक है। धमनियों का मुख्य कार्य जो है वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। जो भी धमनियां हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे बॉडी, जब हमारी बॉडी का जो हार्ट है, जो दिल है, हृदय वो पंप करता है, तो वो जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक अंग तक जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन, धमनी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, इसमें जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है। यही ऐसी पल्मोनरी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जब अशुद्ध रक्त प्रवाह करेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा, तो उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम रहेगी। इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया था इसके फिगर को बनाने के लिए, मैं अभी इसका फिगर बना रहा हूँ। इसको आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार किडनी होती है। मैं समझाने के जैसे वो बता रहा हूँ। ये हमारी किडनी है, ये मूत्रवाहिनी या शुक्रवाहिनी है, और ये हमारा जो है मूत्राशय है, और ये जो है यहाँ से हमारी जो पेशाब है वो बाहर निकलती है। यही हमारा सिंपल सा डायग्राम है हमारे उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। आप लोग बुक में देखेंगे, बिल्कुल बना दूंगा। देखो, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, एक मिनट। देखो यहाँ पे बना हुआ है, यही हमारा जो है ये किडनी है। ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट राइट किडनी है। इधर की राइट है, इधर की लेफ्ट है। ये जो रेड कलर की जो देख रहे हो, ये धमनी है, और जो ब्लू कलर की है, ये शिरा है, ठीक है। और ये जो है शीशन है, ये मूत्राशय, मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है। और ये शुक्रवाहिनी या मूत्रवाहिनी है, और ये जो है वो वृक्क है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट कीजिएगा और इसको डायग्राम बनाइएगा। हम लोग चलते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ, जिसको हम लोग रक्तचाप बोलते हैं, या रक्त, ठीक है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ओके। आप लोग फटाफट इसको बनाइए, नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने प्रिय बना लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं रक्त चाप की तरफ, रक्त दाब की तरफ, एंड ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं, उसके बारे में। देखो, बीपी किसे कहते हैं? जब हमारे ब्लड जो सप्लाई, जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, जो हमारा जो नस है, जो मेन है, उस पे, उसकी दीवारों पे जो है वो एक दाब लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक नॉर्मल जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है,
वो 120 होता है। 120 कितना होता है, सॉरी 80 होता है। 120/80 होता है, mmHg, mmHg नॉर्मल होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं रक्तचाप, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं। इसमें दिया हुआ है, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। जब हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होगा और जो नर्व होगी, ये मान लीजिए वेन है, ये हमारी इतनी पतली वेन है, ये जो इसकी दीवार है, इसकी दीवारों पे जो है वो प्रेशर पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। जो 120 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकुंचन, प्रकुंचन। सामान्यतः प्रकुंचन दाब जो है वो 120 mmHg होता है, होता है। अब जो सामान्य अनुशीतलन जो 180 है, सॉरी जो 80 है, इसको अनुशीतलन कहते हैं, अनुशीतलन। इसका जो सॉरी ये 180 है, लेकिन ये 80 रहेगा, सिर्फ 80। 120/80 mmHg होता है। जब हमारा बीपी बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी हो गया, बीपी हाई हो गया इसको। लेकिन उसको अगर हम साइंस से या डॉक्टर की जुबान में कहें तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो साउंड हो जाता है वो 180/90 mmHg होता है। 140/90 mmHg जब हाइपर टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि जो बीपी है वो हाई होगा। लेकिन जो बीपी जब घटता है, लो होता है, ये लो वाला है, जब बीपी लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी लो हो गया। और उसपे जब लो होगा तो उसका जो होगा वो 90/40, 90/60 mmHg होगा। जब ब्लड नॉर्मल रहेगा तो 120/80 mmHg रहेगा। लेकिन जब बीपी बढ़ेगा, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन होगा तो 140/90 mmHg होगा। लेकिन जब हाई हाइपोटेंशन होगा, यानी कि जब बीपी लो होगा, उसमें जो है वो 90/60 mmHg होगा। ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर, इसको लो प्रेशर। ठीक है। जब हमारा बीपी हाई होता है तो इसको लो करने के लिए हम लोग एटिनॉल का उपयोग करते हैं, एटिनॉल। एटिनॉल का उपयोग बीपी को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी, आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका जो है, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग ये नोट्स बना के इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। हमें याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर हमें समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी मिस्टेक है। जब तक हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, वो क्लियर नहीं होगा तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती ही रहेगी। जब तक हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, हम थक जाएंगे कि यार ये मेरा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये क्या पता कि आपका जो बेसिक है वो कमजोर है, वो बेसिक आपको मालूम ही नहीं है उसका। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना आए तो सबसे पहले उसके बेसिक को पकड़ो कि हमारे इसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। जब वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो जो कॉन्सेप्ट है आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।